बात हम चेन्नई की करते हैं क्योंकि समूचा देश आफत की इस घड़ी में चेन्नई के साथ खड़ा है, क्योंकि चेन्नई में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा शहर बाढ़ में जैसे डूब गया है। सबसे ज्यादा खराब हालात चेन्नई के उपनगरीय इलाकों में है। यहां मकान के दो मंजिल तक पानी में डूब चुके हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है जैसे समंदर शहर में घुस आया है। कहीं जिंदगी बचाने की जद्दोजहद है, तो कहीं बढ़ती मुश्किलों से निपटने की चुनौती। कोई डूबते आशियाने से निकलने के लिए मदद की गुहार लगा रहा है, तो कोई बीच सड़क फंसा है। चेन्नई की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो है वो सैदापेट फ्लाईओवर माना जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्लाईओवर ही नहीं दिख रहा है। फ्लाईओवर अभी पानी में डूब गया है और वाटर लेवल्स राइज होते जा रहे हैं। और इन लोगों को ये फियर है कि ये इम्पॉर्टेंट जंक्शन जो है ये फ्लाईओवर कोलैप्स भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये रोड ब्लॉक की गई है। चेन्नई में जिंदगी थम सी गई है। सड़कें नजर नहीं आती, पुल डूब रहे हैं, बस और गाड़ियां फंसी हैं। एयरपोर्ट भी डूबा है और उड़ानों की आवाजाही ठप है। People are finding it very difficult to find a shop to buy groceries. Everything is closed from last night. No power. दफ्तर बंद, दुकानें बंद, बाजार बंद, हर तरफ बस पानी ही पानी। मुश्किलें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चेन्नई की पोरो जगह में हम खड़े हैं। यहाँ पे एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं दिखा सकती हूँ कि पानी कहाँ तक भरा हुआ है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं आप देख सकते हैं कि घुटने तक उनका पानी भरा हुआ है। आने जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद है और इनको सुबह से लेके अभी तक कोई इसेंशियल सर्विसेज जो कहा जाता है, दूध हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, खाने पीने की बात हो, होटल्स बंद है और पैसे भी निकाल नहीं पा रहे एटीएम से क्योंकि पावर नहीं है। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने जब विकराल रूप धरा और चेन्नई की सांसें अटकने लगी, तो राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारों की नींद टूटी। प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और वेंकैया नायडू के साथ बैठक की। दूसरी ओर कैबिनेट सचिव ने मौसम विभाग के महानिदेशक, एनडीआरएफ और एनडीएमए के साथ बैठक की। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु की जयललिता सरकार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। फिर सेना लगाई गई। नौसेना को भी राहत कामों के लिए तैनात किया गया। नौसेना की टीम ने सबसे पहले ड्रोन की मदद से यह पता लगाया कि आखिर किन किन इलाकों में हालात बदतर हैं, और फिर शुरू हुआ राहत का काम। एक के बाद एक एनडीआरएफ की कई टीमों को भी राहत और बचाव के कामों में लगाया गया। शहर के अस्पताल भी डूब रहे हैं, लेकिन जिंदगी बचाने की कोशिशें जारी हैं। सरकारी तंत्र से लेकर जागरूक जनता जो फंसे हैं, उन्हें निकालने की कवायद में जुटी है। हालांकि लगातार बारिश की वजह से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और अगले 72 घंटों तक कम होने के आसार भी नहीं। बंगाल की खाड़ी में नॉर्थ ईस्ट मानसून जब एक्टिव होता है तो उस समय ईस्टर्ली वेव बनती है और वो बंगाल खाड़ी से बनती हुई फिर तमिलनाडु और साउथ आंध्र की तरफ आती हुई भारी से बहुत भारी बारिश करती है। इस तरह की लगभग 3 वेव पिछले 10 दिनों में बन चुकी हैं और कह सकते हैं कि इसी वजह से 3 हैवी स्पेल वहाँ आए। आसमान से देखिए तो असली तस्वीर सामने आएगी। आसमान से आफत बरस रही है और समंदर किनारे बसा शहर समंदर में तब्दील हो रहा है। चेन्नई से श्रीसा रेड्डी और प्रतिभा रमन के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल सितंबर के महीने में मेट डिपार्टमेंट की तरफ से
चेन्नई में बता दिया गया था कि बहुत भारी बरसात होने वाली है। चेन्नई के लिए दरअसल 15 नवंबर से 15 दिसंबर का जो वक्त होता है, ऐसा नहीं है कि तब बारिश नहीं होती है, उस वक्त काफी बारिश होती है। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का यह वक्त रहता है, लेकिन इस दफा जो बरसात हुई है वो छप्पर फाड़ बरसात अगर हम कहें। इस मैप के जरिए और इसमें बादलों की मौजूदगी से आप समझ सकते हैं कि हमारे कहने का पर्याय क्या है। दरअसल ये मेट डिपार्टमेंट का ही मैप है और इसमें आप बादलों से समझिए, ये बंगाल की खाड़ी का जो इलाका है जहां पर आप बिल्कुल अभी बादल ही बादल देख सकते हैं। दरअसल अमूमन वहां पर जो तूफानी स्थिति बनती है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इस वक्त भारी बरसात कराती है। लेकिन एल नीनो की वजह से इस दफा क्या हुआ कि जो नीचे का इलाका था, जो हम कहेंगे सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, उस इलाके में एक तूफानी स्थिति पैदा हुई। उसके साथ ही 3 तरह के ऐसे वेदर सिचुएशन पैदा हुए कि जो हवाएं थीं, जो तूफानी हवाएं थीं और जो बादल थे, वो सारे के सारे बरसे कहां पर जाकर, तो तमिलनाडु में जाकर। और तमिलनाडु में बरसने की वजह से वहां पर चेन्नई में इस तरह के हालात हो गए हैं क्योंकि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है ही नहीं जो इतनी भारी भरकम बरसात को स्वीकार कर लेता। हालांकि वहां पर जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उसने कहा था कि हमने सफाई कर दी है ड्रेन्स की, लेकिन हालात आप देख सकते हैं। और यही वजह है कि समुंदर के किनारे एक महानगर, कभी हम मुंबई में यह हालात देखते हैं, कभी चेन्नई में यह हालात देखते हैं। आइए विस्तृत तौर पर देखें हम इसी बात को। चेन्नई में हाहाकार मचा है। आसमान से बरस रही आफत से शहर की सांसें रुक सी गई हैं। जिंदगी की जद्दोजहद ऐसी कि हर पल तस्वीरें बदल रही हैं। बारिश तो यूं पिछले 17 दिनों से हो रही है, लेकिन 3 दिनों में सारे रिकॉर्ड पीछे छूट रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को चेन्नई में 230 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सोमवार को 190 मिलीमीटर, जबकि मंगलवार को 293 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कुदरत का कहर सिर्फ चेन्नई पर नहीं है, बल्कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कई शहरों, मसलन चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर, कुडालोर में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। चेन्नई से सटे पौंडीचेरी में भी आसमानी कहर है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और नेल्लोर जिले भी भारी बारिश की चपेट में हैं। तमिलनाडु में पिछले 17 दिनों से हो रही बारिश ने 180 से ज्यादा लोगों को ले लिया। ऐसे में सवाल ये कि कहीं कुदरत का ये कहर जलवायु परिवर्तन का नतीजा तो नहीं। अभी जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही है, तो ऐसे भी इरेटिक मानसून बिहेवियर जो होती है, मानसून में जो बदलाव जिस तरह से आते हैं, ये भी उसका एक कारण होता है। हालांकि मौसम विभाग की दलील है कि तमिलनाडु में हो रही बारिश अल नीनो की वजह से है। दरअसल तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं की वजह से होती है, जो अमूमन अक्टूबर के बाद चलना शुरू होती हैं। उत्तर पूर्वी मानसून की ताकत अल नीनो की ताकत के हिसाब से बढ़ती घटती है। अल नीनो जितना मजबूत होगा, उत्तर पूर्वी मानसून उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। इस साल भी अल नीनो काफी ताकतवर रहा, लिहाजा उत्तर पूर्व मानसून से लगातार बारिश हो रही है। अभी जो मौसम का पूर्वानुमान है, ये स्थिति अगले 3 दिन तक बनी रहने की संभावना है। मौसम विभाग की तमाम दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन ये सवाल लाजमी है कि आखिर अल नीनो अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। सवाल ये भी कि भारत का मौसम पिछले कुछ सालों से उल्टा पुल्टा क्यों है। जरा नजर डालिए, मई 2014 में कर्नाटक ने भीषण सूखे का सामना किया। जुलाई 2014 में केरल में असामान्य तौर पर भारी बारिश हुई। वहीं मई 2014 में गुजरात में सूखा पड़ा और जून 2014 में गुजरात भीषण बाढ़ की चपेट में आया। जून 2014 में हरियाणा में सूखा पड़ा। सितंबर 2014 में जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई। अगस्त 2014 में यूपी ने भी बाढ़ का कहर झेला। अगस्त 2014 में बिहार में भी बाढ़ आई। अप्रैल 2014 में मेघालय और पश्चिम बंगाल में तूफान ने तबाही मचाई। अक्टूबर 2014 में ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने समुद्री तूफान का कहर झेला। तेज बरसात जो आती है उसका नुकसान होता है, फ्लड आती है। कम बरसात हो उसका ड्राउट होता है। तो ये वेरिएबिलिटी जो है ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन दोनों चीज़ों को हमें सही संदर्भ में देखना होगा और हर इवेंट को जलवायु परिवर्तन से जोड़ना नहीं है। लेकिन ये जो इस तरह के इवेंट हैं जलवायु परिवर्तन के कारण भी हो रहे हैं। यानी खतरा बढ़ता जा रहा है और दिक्कत ये कि इससे निपटने के पुख्ता इंतजामात हमारे पास नहीं है। चेन्नई से प्रतिभा रमन, श्रीसा रेड्डी और रोहिणी स्वामी के साथ
सिद्धार्थ तिवारी, दिल्ली, आज तक। दरअसल आपदा प्रबंधन का बुनियादी उसूल जो होता है, जिस इलाके में अमूमन जिस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उसके लिए आप तैयारी रखिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में अचानक बाढ़ आ जाती है, उत्तराखंड की आपदा जिसकी किसी के पास कोई जवाब नहीं था, चेन्नई में इस तरह की बाढ़ की स्थिति है, एक के बाद एक जो भूकंप है वो आए जा रहे हैं। प्रकृति के स्कोप से डर लगता है, इसमें सबक भी है। लंदन से आ रही है यह खबर, बीबीसी का जो दफ्तर है उसे खाली करवाया गया है। दफ्तर में एक संदिग्ध गाड़ी के घुसने की खबर आई थी। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि ये जो